Hi, this is Om Prakash Gupta, 64th BPSC रैंक 1। आज मैं आंसर राइटिंग को लेकर डिस्कस करूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों में आंसर राइटिंग को लेकर काफ़ी एंग्जाइटी होती है कि सर कैसे स्टार्ट करना है और कैसे उसको फ्लो में लाना है और कैसे ऐसा आंसर लिखना है जिससे कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस एग्ज़ाम के अंदर अचीव हो पाए। तो मैं आपको कॉपी के साथ दिखा करके आप पूरा क्वेश्चन के साथ भी एक्सप्लेन करूँगा। जैसे देखिए यहाँ पे जीएस का मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ जो आपका एग्रीकल्चर से है, GS2 पेपर सेक्शन 2 इकॉनमी वाला। तो आप यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक। इसमें कई पार्ट हैं। एक तो आपका ग्रोथ के बारे में बोल रहा है, प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स के बारे में बोल रहा है, ग्रोथ ट्रेंड, प्रोडक्टिविटी ट्रेंड। उसके बाद आपको बता रहा है, पूछ रहा है कि आप मेजर्स बताइए जिस तरह से प्रोडक्टिविटी और फार्म इनकम को इंक्रीज़ किया सकता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 4 पार्ट तो है जिसको कि आपको एड्रेस करना है आंसर के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसा स्टैटिस्टिक्स वगैरह या कुछ ऐसा बात यहाँ आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन में जिससे कि क्वेश्चन जो है इस थीम के बेसिस पे स्टार्ट हो जाए। जैसे हमने यहाँ पे इसकी ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी, फार्म इनकम के गंभीरता को दिखाने के लिए कुछ फैक्ट डाल दिया है कि कितने सारे लोग जो हैं बिहार के अंदर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है रूरल इकॉनमी में, खास करके जब रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है बिहार के अंदर तो रूरल इकॉनमी कितना मैटर करता है। इस तरीके के आप 3 से 4 लाइन में इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। उसके बाद आप सीधे स्टार्ट हो जाइए पार्ट को एड्रेस करने में। तो आपका जैसे पहला पार्ट है कि ग्रोथ ट्रेंड को आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ग्रोथ की समझ होनी चाहिए कि ग्रोथ हम किसको बोलते हैं। ग्रोथ तो जनरली वैल्यूएडिशन को ही बोलते हैं। तो हमने ग्रोथ ट्रेंड्स पे स्टार्ट करते वक्त एक यहाँ पे मैप बना दिया, जैसे कि आपका यहाँ पे 2012 से लेकर 2016 तक, और कुछ फैक्ट्स जो है इकोनॉमिक सर्वे से मेरे को पता था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली इकोनॉमिक सर्वे से है। अगर आप बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर वाला सेक्शन तो ये बहुत डिटेल में वहाँ पर समझाया हुआ है। तो ग्रोथ का ट्रेंड, ग्रोथ को लेके इतना ही मालूम था मुझे, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। बट इसमें ग्रोथ को लेके और भी चीज़ें हम मेंशन कर सकते थे कि मतलब किस तरीके से बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ को लेकर के वेरिएशंस हैं और क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं चाइना से, इंडिया से, इस तरीके से। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि आप मैप बनाए हैं या फिर कोई डायग्राम बनाए हैं या फिर ग्राफ बनाए हैं तो आप पॉइंट्स जो लिख रहे हैं इतना लंबा भी ना लिखें। इसको हम 2 पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। जो पैराग्राफ होना चाहिए वो 2 से 3 लाइन का होना चाहिए। ये आपका इनिशियल लेवल का आंसर राइटिंग है, इसीलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लंबे लंबे पैराग्राफ है। बट ध्यान देना है कि पैराग्राफ इतने लंबे नहीं होने चाहिए। इसमें हम 2 पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं। उसी तरीके से जो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स उसको डिस्कस किया है, प्रोडक्टिविटी को आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है। और प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स जो है आप जितना डाइवर्सिफाइड लिखिएगा उतना अच्छा है। प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स फिक्स किसी एक क्रॉप के लिए तो है नहीं, आपका कई सारे क्रॉप है तो कई सारे क्रॉप का ट्रेंड भी प्रोडक्टिविटी को लेकर अलग होगा। कई सारे डिस्ट्रिक्ट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वहाँ पे भी जो प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स है वहाँ पे भी आपको डिफ़र करेगा। तो उस तरीके से आप डाइवर्सिफाइड करके जितना लिखिएगा उतनी अच्छी आपकी आंसर की क्वालिटी मानी जाएगी। यहाँ पर भी देखिए कि पैराग्राफ बहुत लंबा है, इतना पैराग्राफ लंबा नहीं होना चाहिए। इसको अलग अलग हम पैराग्राफ में 2-3 पैराग्राफ में डाइवर्सिफाई करके अगर लिखेंगे तो वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। फिर उसके बाद सीधे आ जाएंगे कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। तो चूँकि स्पेस पहले ही बहुत ज़्यादा कर दिया, कंज्यूम कर गया, तो यहाँ पे स्पेस कम था तो हमने इस तरीके से, या फिर टाइम कम है तो इस तरीके से आप डायग्राम बना करके भी लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया कि एक डायग्राम से बेसिक आइडिया दे दिया है, फिर इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है छोटे छोटे पॉइंट्स में एलैबोरेट करके है। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आते आते मैंने इम्प्रूव कर लिया है और जो पैराग्राफ है वो ज़्यादा लंबा नहीं है, एलाब्रेशन अच्छे तरीके से है और 1 से 2 लाइन में, 2 मैक्सिमम 3 लाइन, इस तरीके से आप पॉइंट मेंशन कीजिएगा तो एलाब्रेशन रियलिस्टिक लगेगा और आपके आंसर की क्वालिटी भी अच्छी मानी जाएगी। फिर जब आप जंप करते हैं तो आप एक फ़्लो मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स के साथ साथ ये क्वेश्चन में था, जैसे आप लिख रहे हैं आंसर को तब भी आप क्वेश्चन को बार बार पढ़िए कि प्रोडक्टिविटी ट्रेंड इम्प्रूव करने के साथ साथ ये भी पूछा गया था कि फार्म इनकम को कैसे इंक्रीज़ किया जाए। आप यहाँ पे देखिए कि फार्म इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए स्पेस मेरे पास काफ़ी कम बचा है क्योंकि 4 पेजेस में आंसर की वो कवर करना होता है। तो ये भी बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि पार्ट्स को एडिक्वेटली स्पेस दिया जाए। जितना था उसमें मैंने इस तरीके से लिखा है और कंक्लूज़न को है कि आप रियलिस्टिक लिखिए, भले ही वो 1 लाइन का हो या 5 लाइन का हो वो मैटर नहीं करता, बट वो रियलिस्टिक लगना चाहिए। ये जो भी आर्गुमेंट्स वगैरह हुए हैं उसका आपका एक निचोड़ होना चाहिए यहाँ पे। ये जीएस के एक क्वेश्चन का आपका टेम्पलेट दिखाया कि किस तरीके से हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए। देखिए क्या था कि जब मेरे को आंसर कंप्लीट करने में प्रॉब्लम हो रहा था तो मुझे लगा कि कहीं
स्पीड का तो इशू नहीं है, तो मैंने क्या किया था कि कर्सिव राइटिंग में शिफ्ट कर गया था। तो जब मैं कर्सिव राइटिंग में शिफ्ट किया गया था तो मेरे को लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत टेढ़ा मेरा लिखा जा रहा था। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आंसर राइटिंग चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि राइटिंग लेजिबल होना चाहिए। आपका राइटिंग अगर कर्सिव होगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपका राइटिंग इतना होना चाहिए कि वो समझ में आ जाए। राइटिंग चेंज करके अपने आप को स्टेबल सिचुएशन में नहीं डालना है, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा, कॉन्फिडेंस पे भी असर पड़ सकता है। ये तो हो गया GS2 के सेकंड सेक्शन जो इकॉनमी वाला है, उसका एक एग्जांपल दिखाया मैंने। GS1 में देखिए कि स्टैटिक्स आता है 72 मार्क्स का। स्टैटिक्स का भी एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्टैटिक्स के क्वेश्चन को लिखना चाहिए। जैसे मैंने पहला कोई आंसर लिखने की कोशिश किया तो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैंने काट दिया। मैं मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, स्टिल मैं इस पर भी काम कर रहा हूँ कि स्टैटिक के क्वेश्चन को किस तरीके से लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए कि मैं काफ़ी डिस्क्राइब करके लिखा हूँ कि जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, नंबर ऑफ़ मेल स्टूडेंट्स इन साइंस इज इक्वल टू, डिस्क्रिप्शन भी है, स्टेप भी है। स्टेप्स को मैंने ऐसा नहीं कि कट शॉर्ट किया, स्टेप्स को ज़्यादा से ज़्यादा मेंशन किया है कि जो भी आंसर पढ़ रहा होगा उनको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इस तरीके से ये पार्ट मेंशन हुआ। डिस्क्रिप्शन होना चाहिए स्टैटिक के क्वेश्चन में। आप इसको जो है ऑब्जेक्टिव सवाल को जैसे करते हैं उस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है। जितना अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा स्टैटिक्स के सवाल को उतना अच्छा रहेगा। और इसमें पेजेस कम ही लगते हैं क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप इसके क्वेश्चन को भी 4 पेजेस में करेंगे तो आपका कैलकुलेशन एरर होने की संभावना हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है। देखिए इस तरीके से मैंने पूरा डिस्क्राइब करके, क्योंकि कैलकुलेटर आपका जो है साइंटिफिक नहीं होता है, तो डिस्क्राइब करना वहाँ पर मजबूरी भी हो जाती है। एक काम यहाँ पर स्टैटिक्स से सवाल को कर सकते हैं कि आप पहले टेम्पलेट तैयार कर लें। जैसे ये लिखा, ये आंसर आप छोड़ दिए, ये लिखा, ये आंसर छोड़ दिया, ये लिखा, ये आंसर छोड़ दिया। और जब पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया। इस तरीके से जब ये फैक्ट यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे। तो आप टेम्पलेट तैयार कर लीजिए और कैलकुलेटर का एक ही बार में इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो परेशानी होती है। जैसे इस तरीके का आप टेबल भी बना सकते हैं। इस तरह के टेबल के लिए आपको कैलकुलेशन बहुत करना पड़ेगा और कैलकुलेशन एरर होगा तो आपका पूरा का पूरा जो स्टैटिक मार्क्स है वो कटने की संभावना रहती है। टेबल बहुत ज़रूरी है। और ये जो स्टैटिक के सवाल कहाँ से आते हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखें, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें। उसके सॉल्यूशन से भी आप सीख सकते हैं कि किस तरीके से सॉल्यूशन लिखा जाए तो बेहतर मार्क्स मिल सकता है। ये क्वेश्चन देखिए हिस्ट्री वाला सेक्शन है, वहाँ से मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें है कि 2 पार्ट है। संथाल अपराइजिंग का क्वेश्चन है, मेन कॉजेज़ की बात किया है, कंसिक्वेंस की बात किया है। ये इनिशियल लेवल का आंसर राइटिंग है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है तो थोड़ा सा लंबा कर दिया है, बट इससे भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। इसको अगर थोड़ा सा कम लिखते हैं इंट्रोडक्शन तो ज़्यादा बेहतरीन माना जाता है। फिर कॉजेज़ पे मैंने काफ़ी इलाबरेशन किया। कॉजेज़ है, एक पॉइंट को आप देखिए कि कितना लंबा पैराग्राफ है। अगर इतना लंबा पैराग्राफ लिखेंगे तो पढ़ने में भी बहुत बोरिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ से जो एग्जामिनर इसको समझ में आ रहा है कि किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम को, और उसको समझ में आ रहा है कि इसको ज़बरदस्ती एक्सप्लेन किया गया। वो इतना नहीं पढ़ेगा। अगर हम इसको छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा। 4 ही पॉइंट हमने लिखा है, बट इतना इसको एलाबरेट कर दिया है कि पूरा का पूरा पेजेस जो है आपका जो है 2.5 पेजेस से ऊपर जो है एक ही पार्ट को एड्रेस करने में चला गया। तो आपका देखिए क्या होगा, फिर जो दूसरा वाला पार्ट है कंसिक्वेंस पे, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसके लिए स्पेस बचा ही नहीं बचेगा तो फिर आंसर की क्वालिटी आपका हैम्पर होगा। अब जैसे यहाँ पे कंसिक्वेंसेस है, इस पर लिखने को बहुत हैं। कंसिक्वेंसेस जो है आप इसको डाइवर्सिफाई कीजिए कि संथाल अपराइजिंग हुआ है तो उसका जो है लीगल कंसिक्वेंसेस क्या हुआ, गवर्नमेंट के लेवल पे वहाँ पर गवर्नेंस के लेवल पे क्या कंसिक्वेंसेस हुआ, सोसाइटी के अंदर लोगों के अंदर क्या परिवर्तन आए, इकॉनमी में क्या अफेक्ट हुआ। तो आप उस तरीके से जितना हेडिंग दीजिएगा, जितना सारा डायमेंशन खोलिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए कि छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना शुरू कर दिया क्योंकि स्पेस कम पड़ गया। बट पैराग्राफ आइडियली 3 से 4 मैक्सिमम 4 लाइन का होना चाहिए। इतने लंबे पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, इससे आपका टाइम भी ख़राब होगा, आंसर की क्वालिटी भी हैम्पर होती है। देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं था तो कंक्लूजन छोटा लिखा है, बट ये अगर रियलिस्टिक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप टू द पॉइंट नॉलेज को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्लफ नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जानकारी कम है उस पार्ट को आप कम एड्रेस कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल मिलेंगे जहाँ पे आपको जानकारी बहुत रहेगा, आप वहाँ पे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ब्लफ कम से कम कीजिए, ब्लफ कीजिएगा आपका नेगेटिव इंप्रेशन एग्जामिनर के माइंड में पड़ेगा।